वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो आज हम लाइव टेस्ट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला मेरा क्वेश्चन है, यूपीएस को पूरे भार के साथ ट्रिप करने का कारण क्या है, यानी व्हाट इज द रीजन ऑफ ट्रिपिंग द यूपीएस विथ फुल लोड। फुल लोड पर यूपीएस ट्रिप क्यों कर जाता है? तो पहला ऑप्शन है बैटरी चार्जर इनपुट फ्यूज ब्लाउन आउट। दूसरा है मेन सप्लाई फेलुअर से कोई रिलेटेड नहीं रखता। और तीसरा ऑप्शन है इनकरेक्ट ओवरलोड सेटिंग, यानी सबसे ज़्यादा मेरा जो डिपेंड करता है वो ओवरलोड पर, यानी फुल लोड है, फुल लोड पर ट्रिपिंग फेलुअर हो रहा है, तो फुल लोड पर मेरा डिपेंड क्या करेगा? ओवरलोड। यानी ओवरलोड जो सेटिंग में रहा यूपीएस का वो इनकरेक्ट है, यानी गलत तरीके से सेटिंग किया गया, जिसके कारण क्या हो रहा, फुल लोड पर मेरा यूपीएस ट्रिप कर रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इनकरेक्ट ओवरलोड सेटिंग, यानी ओवरलोड जो सेटिंग कर रहे हैं उसको हम चेक करेंगे कि सही है कि गलत। ओके, मेरा अगला क्वेश्चन है, व्हिच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन इफ इंड्यूस ईएमएफ इन डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ पता करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो हम जानते हैं कि डीसी जनरेटर में मेरा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल प्रयोग किया जाता है, जबकि डीसी मोटर में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल प्रयोग किया जाता है। तो डीसी जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ हो या फिर बैक ईएमएफ हो, दोनों में मेरा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल प्रयोग किया जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है मेरा, व्हाट हैपेंस टू द रोटर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज इट्स स्पीड अटेंस टू सिंक्रोनस स्पीड, यानी थ्री फेज इंडक्शन मोटर के रोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब इसका गति सिंक्रोनस गति के तुल्य हो जाएगी, यानी समान हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि सिंक्रोनस मोटर होता है, उसमें जो स्टेटर और रोटर दोनों का स्पीड दोनों एक टाइम में क्या होता है, इंटरलॉक हो जाता है और दोनों समान गति से चलता है, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस गति। लेकिन इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं होता, इंडक्शन मोटर होता है जो सिंक्रोनस मोटर से कम गति पर चलता है। तो आप सोच सकते हैं कि इंडक्शन मोटर में जब सिंक्रोनस गति के समान गति होगा तो क्या होगा, तो जो उसको रोटर रहेगा, रोटर में जो लंबा लंबा बार प्रयोग करते हैं वो क्या होगा, मेरा डैमेज हो जाएगा। ओके, कहा कि स्पीड ज़्यादा होने से उसका जो बार है उस पर ही छठी पड़ेगा सबसे पहले, और इसमें कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं रोटर स्पीड रिड्यूस, रोटर स्पीड इंक्रीज, रोटर स्पीड रिमेन सेम, यानी सिंक्रोनस गति से सबसे पहले मेरा हानि होगा, रोटर बार डैमेज होगा। ओके, अगला मेरा क्वेश्चन है, हाउ द कांस्टेंट टॉर्क कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर्मेचर एंड फील्ड कंट्रोल ड्राइव, यानी कांस्टेंट टॉर्क बोल रहा है कि कैसे हम प्राप्त करेंगे। कांस्टेंट टॉर्क प्राप्त करने के लिए हम आर्मेचर और फील्ड नियंत्रक ड्राइव कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो कांस्टेंट टॉर्क जब हमको प्राप्त करना होगा तो हम क्या कंट्रोल करेंगे? बाय कंट्रोलिंग द आर्मेचर वोल्टेज, यानी आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल करके हम कांस्टेंट टॉर्क को प्राप्त करते हैं। जो आर्मेचर में मेरा वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप को हम कंट्रोल करेंगे बाय कंट्रोलिंग द आर्मेचर वोल्टेज। ओके, अगला मेरा क्वेश्चन है, हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रिपल्सन मोटर इज टू बी रिवर्स, यानी रिपल्सन मोटर को रोटेशन किस प्रकार उल्टा किया जाता है? तो और सब मोटर है जैसे सिंगल फेज हो गया या थ्री फेज हो गया, तो सिंगल फेज में क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग किसी एक का कनेक्शन चेंज करते हैं, जबकि थ्री फेज में क्या होता है, किसी एक फेज को, तीनों फेज में से किसी एक फेज को उलट दिया जाता है, और बाई बी में से किसी एक फेज को चेंज करने से उसका रोटेशन चेंज हो जाता है। लेकिन रिपल्सन मोटर एक ऐसा मोटर है जिसमें इसका स्पीड चेंज करने के लिए, स्पीड या दिशा को उल्टा करने के लिए इसमें थोड़ा बहुत ही प्रॉब्लम होता है, इसलिए क्या करते हैं, इसमें चेंजिंग करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग को टर्मिनल आपस में चेंज करते हैं बाय चेंजिंग द कंपनसेटिंग वाइंडिंग टर्मिनल। ओके, अगला मेरा क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग सर्किट में दीपक चमक मंद और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है? यानी जो मेरा घरेलू वायरिंग सर्किट होता है उसमें मेरा लैंप
डिम है और मोटर का स्पीड भी मेरा धीमा है, तो इस सर्किट पर सबसे ज़्यादा क्या प्रभाव है कि मेरा जो बल्ब जल रहा है वो भी धीमा है और मोटर का स्पीड भी है जो स्लो चल रहा है। तो सबसे ज़्यादा हमारा इफेक्ट किस चीज़ पर पड़ता है? तो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा हो जाएगा तो मोटर धीमा गति से चलेगा और बल्ब भी मेरा धीमा हो जाएगा। तो हाफ वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस इज फॉल्ट, यानी हाफ वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट होगा तो मेरा क्या होगा? घर में मोटर का स्पीड धीमा हो जाएगा और जो बल्ब चमकता है वो मंद हो जाएगा, यानी स्लो हो जाएगा। ओके, अगला मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड स्लिप इन एसी इंडक्शन मोटर? एसी इंडक्शन मोटर में टॉर्क और स्लिप के बीच क्या संबंध है? तो हम आपको बता रहे हैं कि एसी इंडक्शन मोटर में टॉर्क और स्लिप के बीच में क्या संबंध होगा। तो एसी इंडक्शन मोटर में टी बराबर टॉर्क जो होता है स्लिप के स्क्वायर होता है, यानी टॉर्क बढ़ेगा तो स्लिप भी बढ़ेगा। और एक इसमें और होता है टी बराबर वी स्क्वायर। ओके, और दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। टॉर्क किसके समानुपाती होता है? स्लिप के स्क्वायर के और वोल्टेज के स्क्वायर के। टी बराबर एस स्क्वायर और टी बराबर वी स्क्वायर। ओके, तो इसमें हम देख रहे हैं एसी इंडक्शन मोटर में टॉर्क और स्लिप के बीच क्या संबंध है। तो टॉर्क बढ़ता है तो स्लिप भी बढ़ता है। तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट है? तो 4 नंबर ऑप्शन में देख रहे हैं, स्लिप इंक्रीज टॉर्क इंक्रीज, यानी स्लिप इंक्रीज हो रहा तो टॉर्क भी इंक्रीज हो रहा। ओके, आगे हम चलेंगे, हाउ टू कंपनसेट डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन इन एन अल्टरनेटर। बोल रहा कि अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। आर्मेचर रिएक्शन जब होगा तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है, उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हाउ टू कंपनसेट। ओके, तो क्या बोल रहा है? अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन के कारण डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को हम क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो फील्ड वाइंडिंग रहता है उसमें क्या करते हैं, इंक्रीज द फील्ड एक्साइटेशन करेंट, यानी फील्ड वाइंडिंग में मेरा एक्साइटेशन करेंट जो होता है उसको हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज करने से मेरा आर्मेचर रिएक्शन कम हो जाता है और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट घट जाता है। ओके, अगला मेरा क्वेश्चन है, व्हिच कोड इंडिकेट सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है? तो हम आपको बता दें कि अगर मेरा सिलिकॉन होगा तो सिलिकॉन के लिए अगला जो मेरा, जैसे कि यहाँ पर है बी और बाई 126, तो जो सबसे पहले जो लेटर होता है वही डिपेंड करता है कि ये कौन सा सिलिकॉन डायोड है या जर्मेनियम का है। तो अगर अगला लेटर बी होगा तो क्या होगा, ये सिलिकॉन। अगर मेरा अगला लेटर ए होगा, ए वाई रहे और पूछे 126, तो ए मेरा क्या होगा, जर्मेनियम। यानी डिपेंड करता है फर्स्ट लेटर से। अगर फर्स्ट लेटर मेरा बी रहेगा तो सिलिकॉन डायोड होगा, फर्स्ट लेटर मेरा ए रहेगा तो जर्मेनियम डायोड होगा। ओके, अगला मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट इफ SCR इज लैच इनटू कंडक्शन एंड गेट करेंट इज रिमूव्ड इन DC। क्या प्रभाव है अगर SCR को चालन में लगाया जाता है और DC में गेट करेंट को हटा दिया जाता है। यानी SCR को कंडक्शन में लगाया जाता है और DC में गेट करेंट को हटा दिया जाता है, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा SCR का। SCR का फुल फॉर्म क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो क्या इस पर इफेक्ट पड़ेगा,
तो ऑप्शन नंबर 4 में जाइए, क्या लिख रहा है, गेट लॉसेस कंट्रोल ओवर कंडक्शन। यानी ओवर कंडक्शन होने से क्या होता है, गेट लॉसेस कंट्रोल ओवर कंडक्शन। ओके, तो गेट पर लॉसेस होता है कुछ ना कुछ। जब हमारा डीसी में गेट करंट को हटा दिया जाता है तो कुछ ना कुछ लॉस होता है। तो कौन सा लॉस होता है, गेट लॉसेस कंट्रोल ओवर कंडक्शन। ओके, अगला मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफेक्ट इन ए सिंगल फेज पंप मोटर इफ इट्स रन विथ स्लो स्पीड। यदि यह धीमी गति से चलता है तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या दोष है। तो सबसे पहले मेरा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होगा, तो उसमें सबसे पहले दोष देखने के लिए हम कैपेसिटर को चेक करेंगे। अगर मेरा स्पीड कम चल रहा तो हो सकता है कैपेसिटर लीकेज हो या कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो। तो सबसे पहले मेरा कौन सा चेक करेंगे, कैपेसिटर। यानी धीमी गति से चल रहा है तो कौन सा दोष हो सकता है कि कैपेसिटर भी मेरा खराब हो सकता है। अगर हम कैपेसिटर चेंज करें और सही है तो मेरा कैपेसिटर में ही दोष होगा। ओके, कैपेसिटर के बाद ही हम बाइंडिंग देखेंगे। तो सबसे पहले मेरा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में क्या देखना पड़ता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर खराब है या गलत। अगला मेरा क्वेश्चन है, विच मटेरियल यूज एज कैथोड निगेटिव इज सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। तो बैटरी में पूछ रहा है कि कौन सा मटेरियल का उपयोग करेंगे कैथोड के रूप में सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में। तो कैथोड के रूप में हमेशा हम जिंक इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ऑप्शन नंबर 4 में है जिंक। यानी जिंक और कॉपर का विश्लेषण किया जाए तो जिंक मेरा निगेटिव होगा, कॉपर मेरा पॉजिटिव होगा। ओके, इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप इंस्ट्रूमेंट किस मात्रा द्वारा मापा जाता है। तो पहला ऑप्शन है पावर। यानी बोल रहा है विच क्वांटिटी इज मेजर बाय एन इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या मापा जाता है, पावर। ये आपको याद रहना चाहिए कि इलेक्ट्रोडायनेमिक इंस्ट्रूमेंट में किस मात्रा द्वारा मापा जाता है, तो पावर द्वारा। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन एन ओपन सर्किट। हम आपको स्टार्टिंग किए थे तो उसमें हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में बताए थे कि ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट, शॉर्ट सर्किट, लीकेज सर्किट, उसमें हम आपको विश्लेषण दिए थे। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर वहाँ पर देख सकते हैं कि ओपन सर्किट का प्रतिरोध क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। क्योंकि दोनों के बीच सबसे ज़्यादा किसका प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस पूछेगा तो ड्राई एयर में सूखा एयर का रेजिस्टेंस सबसे हाई होता है। तो ओपन सर्किट होने का मतलब बीच में एयर का काम कर रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ स्टैक यूज द जनरल पर्पस इन शीट मेटल वर्क। शीट मेटल के काम में समान प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली हिस्सेदारी का नाम क्या है। तो ये क्या कौन सा ऑप्शन है, 2 नंबर स्क्वायर स्टैक। ये फीटर का क्वेश्चन है और इसको विश्लेषण से जानने के लिए मेरा दोस्त बताएगा आपको स्टैक क्या होता है। ओके, अगला मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफेक्ट इन ऑयल सर्किट ब्रेकर इफ द ऑयल हीट अप एक्सेसिवली। यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष होगा, ऑयल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष होगा। यानी ऑयल सर्किट ब्रेकर में तेल जो उसमें ऑयल रहता है ज़्यादा गर्म हो जाए तो क्या इफेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 में पुअर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जो इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ओके, ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए बोल रहा है और परसेंटेज में। तो ट्रांसफार्मर का हम वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, नो लोड माइनस फुल लोड बाई फुल लोड, और परसेंटेज में पूछ रहा तो 100 हम कर देंगे। ओके, तो नो लोड मेरा कितना है, 240।
नो लोड मेरा कितना है 2, नो लोड मेरा है 240 और फुल लोड मेरा है 220 और मेरा फुल लोड है 220 इंटू 100। जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा मेरा आंसर 9.09। ओके, तो आप इसका देख लीजिएगा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है मेरा, हाउ कैन यू इंक्रीज द पुलिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं। तो एक मेरा H बराबर होता है NI/L। तो H क्या है मेरा फील्ड इंटेंसिटी। तो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट को खींचने का ताकत कैसे हम बढ़ाते हैं, तो इंक्रीज द फील्ड इंटेंसिटी। जब फील्ड इंटेंसिटी हम इंक्रीज करेंगे तो मेरा क्या होगा, उसका ताकत बढ़ जाएगा। ओके, अगला मेरा क्वेश्चन है, हाउ टू कंट्रोल हार्मोनिक डिस्टोरेशन इन नेचुरल कनेक्शन एज पर आई रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल। आई के नियम के अनुसार तटस्थ कनेक्शन में हार्मोनिक विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो क्या करते हैं, अर्थिंग थ्रू इम्पीडेंस, यानी क्या करते हैं, जो उसका रेजिस्टेंस जो रहता है अर्थ मीन्स जो जमीन के द्वारा हम लेते हैं अर्थिंग के रूप में। तो बोल रहा आई नियम के अनुसार हार्मोनिक डिस्टोरेशन को कम करने के लिए अर्थिंग थ्रू इम्पीडेंस के रूप में हम प्रयोग करते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन मेरा है जो कि हम यूपीपीसीएल का करा रहे हैं, तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया, आई नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट की रोशनी के लिए अनुमान भार कौन सा है, तो कितना होता है 800 वाट। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।